तो धुरंधर स्टाइल अननोन गनमैन के द्वारा रिसेंटली पाकिस्तानी क्लेरिक मुफ्ती अबीद अली को यहां पर मार गिराया गया है। ये बेसिकली इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो बेसिकली दो संस्थाओं से है जो भारत के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट उसके बावजूद भी इसके द्वारा कई सारी और आतंकवादी गतिविधियों को एज अ मिडिल हैंडलर के रूप में सपोर्ट किया जाता था। देखिए, जब भी ये पिछली बारी भी धुरंधर आई थी, पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त सा रिएक्शन हुआ। हमने ये देखा कि पाकिस्तान वाले को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमारे देश में आके कोई ठोक ठाक के चले जाता है और हमको पता भी नहीं चलता ये चक्कर क्या है, व्हाई आरंट वी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अब जो दो चार लोग जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो तो ऑब्वियसली सही सवाल पूछ रहे हैं, यार ये पहले तो हमने टेररिस्ट क्यों रखे हुए हैं? दो चार हैं। पाकिस्तान की रूलिंग क्लास कौन है? वो फौज है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, या वो पॉलिटिशियन है? चौथा यह है कि इंटरप्शंस क्यों आती रही बीच में? एक निजाम चल रहा था तो चलता रहता, इंटरप्शंस आती। हमने मुख्तलिफ तरीकों से निजाम को तब्दील करने की कोशिश की। उनकी चीजों को वो बिल्कुल उठाते हैं, बल्कि पीटीआई वाले आप जानती हैं किस तरह का कुछ होता तो फौरी तौर पर इसको बिल्कुल वो कैश करते, उस पर बात करते। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हकीकत है, और इतनी ज्यादा इस वक्त मतलब ये एक किस्म का धोखा है। आप देख रहे हैं ना कि आप उनसे ये वैसे ही है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए कि देखिए स्टेट्स डू टेक एक्शंस, और ये एक बड़ा सिंपल सी चीज होनी चाहिए। स्टेट्स डू टेक एक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जब आपके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास आपको पता होता है कि भैया ये तो दे आर नॉट सिंसियर अबाउट थिंग्स, तो देन आपको भैया फिर आपको ये काम करने पड़ते हैं। हम गवर्नर जनरल के सिस्टम पे रहे, हम सदारती सिस्टम पे रहे, हम प्राइम मिनिस्टर के सिस्टम पे रहे, हम मार्शल लॉ के सिस्टम में रहे। तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं मानसवाए बादशाह जो गवर्नर जनरल के जरिए भी हमारे पास मौजूद थी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पिछले कुछ समय से हेडलाइंस में छाया हुआ है। पाकिस्तान में अननोन गनमैन का बढ़ता खौफ। हाल ही में मुफ्ती आबिद अली नाम के एक शख्स की हत्या ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। ये कोई साधारण मामला नहीं था, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन उन नेटवर्क से था जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। इसे एक मिडल हैंडलर के तौर पर देखा जा रहा था, जो बड़े मास्टरमाइंड्स और ग्राउंड लेवल पर हमले करने वाले आतंकियों के बीच एक ब्रिज का काम करता था। दिलचस्प बात यह है कि मुफ्ती आबिद को मारने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले कुछ महीनों में बड़े चेहरों के साथ हुआ है। दो अज्ञात हमलावर बाइक पर आते हैं, अपना काम करते हैं और बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान में अब इन अननोन गनमैन का नाम सुनते ही दहशत फैल जाती है, क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा ऐसे लोग मारे जा चुके हैं जो किसी न किसी रूप में एंटी इंडिया एक्टिविटीज से जुड़े थे। इस पूरी सिचुएशन को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद करिए शहीद लतीफ या शेख मोइज मुजाहिद जैसे नाम, जो पठानकोट और गुरदासपुर जैसे बड़े हमलों के पीछे थे। इन सबको भी इसी अननोन गनमैन वाले फॉर्मूले से ठिकाने लगाया गया। एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन की स्ट्रेटेजी कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिना किसी बड़े शोर शराबे या सर्जिकल स्ट्राइक के आतंकी नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिडल हैंडलर्स को निशाना बनाते हैं तो उसे पूरे नेटवर्क का कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स ठप हो जाता है। यही वजह है कि आज जैश और लश्कर जैसे संगठनों की टॉप लीडरशिप जबरदस्त प्रेशर में है। तो इनको पता है, इट्स नॉट दैट दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इनको पता है, और इनको ये बड़े क्लियरली बोलते हैं लश्कर तैयबा के साथ उसकी कनेक्शन थी, ये था वो था एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर मैं एक हिट मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूं जिसका नाम है, लश्कर तैयबा का कमांडर है बिलाल अरफी सलाफी। ठीक है, मरकज तैयबा मुरीदके में ये अपने नमाज पढ़ने गया था ईद के टाइम पे। अब उसको वहां पर किसी ने ठोक दिया है। अब बोला ये जा रहा है कि भैया किसी औरत ने ठोका है। तो ये कल का एक है। सो द गेम इज नॉट स्टॉपिंग। ठीक है, और इसके ऊपर मैं बाकी भी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। एक आधा दिन लगेगा मेरे को और भी डिगिंग करने के लिए। यू गाइस नो आई हैव बीन ट्रैवलिंग, तो उस एरिया के अंदर मैंने रिसर्च पूरी थोड़ी सी अधूरी है। तो मैं जो अननोन गनमैन का जो एक्शंस हैं जो मेरे को आपको रिपोर्ट करने हैं, वो मैं आपको एक आधे दिन में डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो ये तो गया ही गया है, और कौन गया है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए कि देखिए स्टेट्स डू टेक एक्शंस, और ये एक बड़ा सिंपल सी चीज होनी चाहिए। स्टेट्स डू टेक एक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जब आपके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास आपको पता होता है कि भैया ये तो दे आर नॉट सिंसियर अबाउट थिंग्स,
तो देन आपको भैया फिर आपको ये काम करने पड़ते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो जैसे जैसे आपके दुश्मन रहेंगे दुनिया के अंदर, और स्पेशली इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, ऐसे ऐसे एक्शन तो चलते रहेंगे, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। और एक जैसे मैं आपको एक बड़ा क्लियर एग्जांपल देता हूँ इसका, दिल्ली ब्लास्ट में जो TNT जो यूज हुआ था, उसके अंदर जो RDX यूज हुआ था, उसके अंदर एक ट्राइनाइट्राइट का एक केमिकल पर्टिकुलर बना के उसको यूज किया जाता है। ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की जो स्किल सेट था उससे बाहर था, ठीक है। तो इनका एक बंदा था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका कुछ केमिकल उसको बोलते थे, वो था आईसिस का, ठीक है। वो उसने ये सब छोड़ के वो आईसिस में चले गया था, क्योंकि उसको यहाँ पर इतना दिख नहीं रहा था अच्छा, तो वो आईसिस चले गया। बट खैर आईसिस में होने की वजह से भी उसका इनके साथ काफी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। एंड जो रिपोर्ट्स आई थी उस टाइम पे कि ये जो बंदों ने जो ये एक्सप्लोजिव बनाया है, इन लोगों ने कहीं से ऑनलाइन सीखा था ना। ऑनलाइन सीखने का जैसी कनेक्शन निकाला जाए तो पता चलता है कि वही जो आईसिस वाला बंदा था, दैट वाज द गाय हु वाज एन एक्सपर्ट इन दिस, और ये काफी ऑनलाइन ट्रेनिंग करता था लोगों की। तो यहां पर जो उसके वीडियोस उसने बनाए थे और जो चीजें उसने बनाई थी, दैट गाय वन फाइन डे वाज रिमूव्ड, और ये चीज दिसंबर मिड में कहीं पे हुई थी। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज है कि यार आपको जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, जो चीजें हैं, उसको धीरे धीरे करके साफ करना ही है, एंड लेट्स नॉट हैव एनी शेम अबाउट इट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आके तो नहीं बोलेगी आपको कि भैया ये सब चीजें हो रही हैं, बट आपके सामने जो चीजें हैं उसको देख के आपको पता ही चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की रूलिंग क्लास कौन है। वो फौज है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, या वो पॉलिटिशियन है। चौथा यह है कि इंटरप्शंस क्यों आती रही बीच में। एक निजाम चल रहा था तो चलता रहता, इंटरप्शंस आती। हमने मुख्तलिफ तरीकों से निजाम को तब्दील करने की कोशिश की। हम गवर्नर जनरल के सिस्टम पे रहे, हम सदारती सिस्टम पे रहे, हम प्राइम मिनिस्टर के सिस्टम पे रहे, हम मार्शल लॉ के सिस्टम में रहे। तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं मानसवाए बादशाह जो गवर्नर जनरल के जरिए भी हमारे पास मौजूद थी कि हम उसको आजमा सकें और समझ सकें और देख सकें कि हमें क्या निजाम अब देखना चाहिए। री इमेजिन तो मैं तब करूं जब मैंने ये इमेजिन ना किया, बल्कि मैंने तो प्रैक्टिकली देखी हुई ये सारी चीजें कि ये हुई हुई है। अच्छी हुई या बुरी हुई, इस पर तो बात हो सकती है। क्यों हुई, इस पर बात हो सकती है। किसने की, कब की, क्या वजह थी, क्या उसके नताइज निकले, इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन इसको मैं री इमेजिन करके मेरे पास दुनिया का कोई ऐसा निजाम बाकी नहीं बचा मासवाए कम्युनिज्म के मैं पाकिस्तान में ले आऊं, और वो भी एक मुआशी निजाम है, सियासी निजाम तो वो नहीं है। सियासी निजाम तो यही है जो है। इसके अलावा जो एक सियासी निजाम है जिसको ये कहा जाता है कि वो इस्लामी है, लेकिन कहीं कुरान में खिलाफत का सिलसिला जिक्र नहीं है। वो एक उस वक्त की जरूरत थी, उसके मुताबिक वो सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन खिलाफत का जिक्र कुरान में तो नहीं है। रवायात में हमने उसको इख्तियार कर लिया, हदीस में भी नहीं है कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, ये कहीं बात नहीं कही गई। हमें एक बेहतर मुआशरा असल में चाहिए, हमें एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। हमें वो चीजें जो दुनिया के तरक्की याफ्ता और महज़ब दुनिया में कही जाती हैं, की जाती हैं, करवाई जाती हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनकी तरफ जाने के लिए अपना सफर करना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन ऑपरेशंस के पीछे आखिर है कौन। सोशल मीडिया और जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में दो तरह की थ्योरीज चल रही है। पहली थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान की अपनी एजेंसीज ही अब इन पुराने पड़ चुके एसेट्स को बोझ समझकर खत्म कर रही है। लेकिन इस बात में लॉजिक इसलिए कम लगता है क्योंकि मारे जाने वाले ज़्यादातर लोग सिर्फ वही है जो भारत को निशाना बना रहे थे। दूसरी और सबसे ज़्यादा चर्चित थ्योरी ये है कि ये किसी भारी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम हो सकता है जो बिना फुल स्केल वॉर छेड़े अपने दुश्मनों को खत्म कर रही है। आज के दौर में कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी युद्ध का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए इस तरह का गुप्त ऑपरेशंस ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। ये स्ट्रेटेजी मच्छर को मारने के लिए तलवार नहीं बल्कि सुई इस्तेमाल करने जैसी है। इससे ना केवल इंटरनेशनल लेवल पर एस्केलेशन का खतरा कम रहता है बल्कि दुश्मन का हौसला भी पूरी तरह पस्त हो जाते हैं। आज ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया है। फंड्स की कमी और ऊपर से जान का खतरा, इन दो वजहों से
नए हैंडलर्स तैयार करने उनके लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। मुफ्ती आबिद अली की मौत ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी रडार से बाहर नहीं है, चाहे वो कितना ही छोटा मोरा क्यों ना हो। ये अननोन गनमैन की मिस्ट्री शायद कभी पूरी तरह ना सुलझे, लेकिन इसका इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और हमलों की प्लानिंग अब पहले जैसी आसान नहीं रही है।